नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस बीच लगातार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है लगातार बीजेपी को लेकर कई खुलासे कर रही है, लगातार बीजेपी को लेकर कई आरोप भी लगा रही है। और इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा को लेकर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या कुछ पूरी खबर है यश, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी धन्यवाद मानसी पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं इस बार अवध ओझा, मशहूर शिक्षाविद हैं, यूपीएससी कोच हैं। और अब इनको देखिए कहा यह जा रहा है कि इनकी जो उम्मीदवारी है वो खतरे में पड़ सकती है। यानी ये जो नामांकन दाखिल करेंगे जाकर कि इन्हें चुनाव लड़ना है तो नामांकन दाखिल करें और एक बतौर कैंडिडेट तो ये खड़े हों पटपड़गंज से, इसको करने में एक बाधा आती हुई दिख रही है, कड़ंगा आता हुआ दिख रहा है और इनका कैंडिडेचर जो है एक तरह से खतरे में पड़ सकता है। अब देखिए इसकी टेक्निकलिटी समझनी होंगी। अवध ओझा जो थे वो ग्रेटर नोएडा से वोटर थे, उनका वोट वहां का था, यानी ग्रेटर नोएडा बोले तो उत्तर प्रदेश का। लेकिन जब आप दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका वोटर आईडी भी दिल्ली का होना चाहिए। अब जिस भी जगह से लड़ रहे हैं उस राज्य का आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए। तो उन्होंने 26 दिसंबर को आवेदन दाखिल किया था और फॉर्म 8 दाखिल किया था मानसी, और कहा था कि मुझे जो है मेरा वोट ट्रांसफर करके दिल्ली कर दिया जाए। लेकिन कहा गया क्योंकि आप सिर्फ वोट ट्रांसफर नहीं करवा रहे हैं, आप कैंडिडेट भी बन रहे हैं, तो आपको फॉर्म 8 नहीं फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। ये अड़ंगा लगा दिया गया। तो उसको लेकर उन्होंने 7 तारीख को एक बार फिर से आवेदन दाखिल किया। जो फॉर्म कहा गया फॉर्म 6 उसको दाखिल किया उन्होंने, और फॉर्म 7 जनवरी जो था वो आखिरी तारीख थी ये दाखिल करने की। 17 तारीख को नामांकन करने की जो तारीख है अंतिम तारीख, उससे 10 दिन पहले तक आप इसको दाखिल कर सकते हैं। ये टेक्निकलिटी है। लेकिन अचानक से एक आदेश आता है और कहा जाता है कि नहीं 7 तारीख आखिरी तारीख नहीं थी, 6 जनवरी आखिरी तारीख थी। तो ये अचानक से ये आदेश कैसे आ गया, इस पर केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। और इसको लेकर अब आज केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यही बातें बताई कि अवध ओझा का कैंडिडेचर जो है उसको खतरे में डालने की साजिश चल रही है बीजेपी की। बीजेपी वाले एक बार कहते तो नियमों को ताक पर रखकर चुनाव आयोग जो है वो तारीखों में तब्दीली कर देता है, और इसीलिए 7 तारीख जो आधिकारिक तारीख थी नामांकन दाखिल इसमें अपने वोट को चेंज करवाने की एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसको अचानक से इन्होंने 6 तारीख कर दिया। तो यानी अवध ओझा को एक तरह से कैंडिडेचर उनका कैंसिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में जो हमारा प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ने से वंचित रह सकता है। इसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग के पास जाएंगे और वहां कहेंगे कि हमारा जो प्रत्याशी है उसको जो है चुनाव लड़ने दिया जाए, और ये जो तारीखों में जो हेरफेर आप लोगों ने किया इसका कारण भी आप बताएं। और साथ ही साथ अवध ओझा ने जो 26 दिसंबर को भी जो आवेदन जारी किया था उस पर भी संज्ञान लें। और एक और नियम है मानसी, इसमें बहुत ही एक तरह से होता है ना जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड और बारीक से लिखा होता है। एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगी यश, अभी केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है पहले हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं स्क्रीन पर। दूसरा, आज हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। हम लोग 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे। मैं जाऊंगा, अतिशी जी जाएंगी, भगवंत मान जी जाएंगे, संजय सिंह जी जाएंगे और राघव चड्ढा जी जाएंगे। 2 मुद्दे हैं। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भर दिया, आवेदन दे दिया। उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं आया। किसी ने उन्होंने कहा कि चूंकि आपका ग्रेटर नोएडा में वोट बना हुआ है तो आपको फॉर्म 6 नहीं फॉर्म 8 भरना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। तो उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया। कानून के मुताबिक 7 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म 8 भरने की। इलेक्शन कमीशन के मैनुअल ये कहते हैं कि आखिरी डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 भरे जा सकते हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है तो 10 दिन पहले मतलब 7 जनवरी लास्ट डेट थी। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। यह दूसरा ऑर्डर क्यों निकाला गया? यह कानून के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के
तो ये अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। यश क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाता है जब भी चुनाव आते हैं तो हमेशा चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ जाता है। और अभी दिल्ली चुनाव का ऐलान ही हुआ था कि अब बीजेपी कैंडिडेट का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से कोशिश की जा रही है कि वो उस सीट से लड़ ही ना पाए, यानी कि अवध ओझा चुनाव लड़ ही ना पाए, ऐसी साजिश रची जा रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा हमने अभी अरविंद केजरीवाल को कहते हुए सुना, 3 बजे वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे और वहां ये कहेंगे कि हमारा जो प्रत्याशी है, जो अवध ओझा है, पटपड़गंज से चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है और वो भी आप लोगों की वजह से। हमने तो तारीखों के अंतर्गत ही रहकर, जो नियम थे उसके अंतर्गत रहकर ही आवेदन दिया। आपने जो बोला फॉर्म 8 भरना है, फॉर्म 6 भरना है, हमने आपके अनुसार ही भरा। लेकिन उसके बाद भी आप अकस्मात रूप से आप ये कहते हैं कि 7 तारीख नहीं, अब तो 6 तारीख ही लास्ट डेट है। यानी एक तरह से आप इनको एक रोकना चाहते हैं, वंचित करना चाहते हैं चुनाव लड़ने से। तो सीधे तौर पर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि अवध ओझा एक चर्चित चेहरा है, व्हाइट कॉलर है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पुराने राजनीतिज्ञ हैं और उन पर कई आक्षेप लगे हों। लोग उनको जानते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं और इसको लेकर जो है बीजेपी डरी हुई है कि पटपड़गंज से कहीं मैदान ना मार ले जाएं अवध ओझा, ये उन्होंने कहा है। इसकी एक हल्के में, एक ब्रीफ में, एक टेक्निकलिटी इसकी समझ लेते हैं कि हुआ क्या था। अवध ओझा ग्रेटर नोएडा से वोटर थे, दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्हें चाहिए था कि दिल्ली के वोटर वो बने। इसके लिए उन्होंने पिछले साल दिसंबर में, लगभग 3 महीने पहले, फॉर्म 6 भरा था कि मेरा जो वोट है ट्रांसफर करके ग्रेटर नोएडा से तब्दील करके दिल्ली में ले आया जाए। उसके बाद कहा जाए चूंकि आप एक कैंडिडेट के तौर पर भी उतर रहे हैं तो आपको फॉर्म 6 नहीं, फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। बोले ठीक है भैया, फॉर्म 8 भर देते हैं। 17 तारीख को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है, 17 जनवरी, तो उससे 10 दिन पहले तक, यानी 7 जनवरी तक ये भरा जा सकता है। तो 7 जनवरी को, यानी लास्ट डेट को ही भरा अवध ओझा ने कि भाई डेट के अंदर ही भरा ना, 8 तारीख को तो नहीं भरा, 7 तारीख चुनाव आयोग ने कहा तो 7 को ही भरा। अचानक से एक आदेश आता है कि 7 तारीख नहीं, 6 तारीख थी लास्ट डेट। तो यानी एक तरह से आप वंचित करना चाहते हैं अवध ओझा को। ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने जिस प्रत्याशी को उतारा उसे आप रोकना चाहते हैं, बाध्य करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं चुनाव लड़ने से। कहीं ना कहीं यश ये सवाल खड़ा होता है चुनाव आयोग पर, क्योंकि चुनाव आयोग तो ये कहता है कि अगर कोई भी हम बदलाव करते हैं या तारीखों में बदलाव होता है या कोई भी नई चीज आती है उसका नोटिफिकेशन हम जारी करते हैं। तो इस बारे में आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं पता चला और अचानक ही ये चीजें क्यों की गई? क्यों कहीं ना कहीं देखा जाए कि जानबूझकर ये साजिश रची जा रही है। देखिए, इसके पीछे यही तो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी वाले जब कहते हैं कि इनका नाम काटा जाए तो वो काट देता है चुनाव आयोग। कहा जाता है कि तारीखें आगे पीछे कर दो तो वो भी कर देता है। और पिसते कौन है? बाकी जो दल है और जनता है वो पिसती है। हमने हरियाणा चुनाव के समय भी देखा, यूपी उपचुनाव के समय भी देखा, चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, चुनाव आयुक्त पीसी करते हैं, लेकिन बाद में फिर हवाला देते हैं कि नहीं नहीं, वीकेंड्स पड़ रहे हैं या कोई त्यौहार आ रहा है तो हम तारीखों में बदलाव कर रहे हैं। तो ये कहां से आता है? क्या आपको पहले नहीं पता था ये कोई त्यौहार अभी पैदा हुआ है कुकुरमुत्तों की तरह? ये तो पहले से वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो एक तो ये है, और एक होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, जो होता है ना प्रोडक्ट्स में लिखा रहता है बहुत बारीक में, नियम व शर्तें लागू, जिस पर आदमी ध्यान ही नहीं देता। नियम व शर्तें लागू में चुनाव आयोग भी इस बात को जानता है, सब जानते हैं, और जो इतने समय से सब चुनाव लड़ रहे हैं सबको पता ही है। लास्ट डेट के बाद भी अगर आवेदन किया जाता है कि मैं यहाँ का वोटर था लेकिन अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहीं सब मेरा काम धंधा हो रहा है तो मुझे यहीं से वोट देना है, तो लास्ट डेट के बाद भी अगर आवेदन जाता है मानसी, तो उनका जो वोटर ID कार्ड है वो पूर्व जहां भी से थे वो वहां से वर्तमान में शिफ्ट किया जा सकता है। ये भी केजरीवाल ने इस रूल को भी इंगित किया है, बताया है। तो अब देखना होगा 3 बजे क्या होता है। 3 बजे जब केजरीवाल और बाकी जो प्रतिनिधि मंडल है आम आदमी पार्टी का वो जाता है चुनाव आयोग और वहां पे वो अपील करते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है उसे चुनाव लड़ने दिया जाए। अब चुनाव आयोग इस पे किसकी मानता है? अपनी मानता है, रिमोट कंट्रोल के हिसाब से कोई फैसला लेता है, या आम आदमी पार्टी इस बार दबाव बनाकर अपनी बात मनवा लेती है? ये 3 बजे देखना होगा मानसी। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। तो 3 बजे देखना होगा कि जब आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में जाता है और उनसे बात करता है तो उस पर क्या संज्ञान लेते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि चुनाव आइन ही कि चुनाव आयोग सवालों के घेरे में और कहीं ना कहीं बीजेपी सवालों के घेरे में आ ही जाती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें यह दिखाया गया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में काबिज है और उनके रहते हुए भी दिल्ली की जो सड़कें हैं वो खराब हैं। लेकिन जब उसकी पड़ताल की गई तो पता चलता है कि वो जो सड़कें हैं, जिसकी वीडियो, जिसकी तस्वीरें बीजेपी की तरफ से शेयर की गई हैं, वो जबकि हरियाणा की, यानी कि हरियाणा की फरीदाबाद की, और इसको लेकर भी चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। यश क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी जो है अभी से ही, मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बौखलाहट नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले ढूंढ रही है क्योंकि उसके पास कोई मुद्दे नहीं है विकास के लड़ने के लिए चुनाव में, तो वो आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस मामले को आप? देखिए, पहले भी ये कहा गया है मानसी कि इस चुनाव में जो बीजेपी है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। उसके पास मुद्दा है कि हम मंदिरों के ढांचे, बौद्ध मंदिरों के ढांचे जो और धार्मिक ढांचे उसको तोड़ेंगे।
घुसपैठी आ गए, बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए, इनको भगाओ, ये इनके मुद्दे होते हैं। अब ये एक ओछी राजनीति का एक और उदाहरण दे रही है बीजेपी, और इसको लेकर जो दिल्ली के जो चुनाव अधिकारी हैं उनको केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, सुबह की खबर है ये, और केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चला रही है, फेक न्यूज चला रही है। एक्स पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, एक एडवर्टीजमेंट नुमा एक वीडियो है, उसमें यह दिखाया गया कि दो लड़कियां एक ऑटो में जा रही हैं और सड़कें जो है वहां पे उबड़ खाबड़ हैं, टूटी फूटी सड़कें, तो उसमें बड़े जो है धक्के उसमें लग रहे हैं, ऑटो में लड़कियां बड़ी परेशान हो रही हैं। तो वो आरोप लगा रही है कि ये दिल्ली की सड़कें हैं, यहाँ पे किसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, और सड़कें ऐसी हैं, पिछले 10-12 सालों से इनकी सरकार है, उसके बाद भी ऐसी सड़कें हैं। यानी एक तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश की गई है बीजेपी के इस प्रोपेगेंडा वाले ऐड में, जैसा कि आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि दिल्ली की सड़कें खराब हैं तो किसके शासनकाल में। इसका जब फैक्ट चेक किया गया मानसी, तो सामने ये निकल कर आया कि ये जो वीडियो शूट हुआ और जो सड़क बताई गई है इस वीडियो में, ये दिल्ली की है ही नहीं, ये तो फरीदाबाद की है। फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा की सड़क है ये। तो इसको लेकर इन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है बीजेपी, इसके साथ ही साथ हमारी छवि को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। दिल्ली की कोई सड़क होती तो हम मान लेते, आप फरीदाबाद की सड़क को दिल्ली की बता के एक फेक एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं जिससे दिल्ली सरकार की साख, दिल्ली सरकार का नाम खराब हो। इसको लेकर इन्होंने शिकायत की, और संभव यह भी है मानसी कि आज जब 3 बजे अवध ओझा के मामले को लेकर ये चुनाव आयोग जाएंगे केजरीवाल, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी वहां पे वो दाखिल करके आएंगे, ये शिकायत भी दर्ज करके आएंगे कि ये एक बीजेपी एक तरह से फेक प्रोपेगेंडा भी चला रही है, इस पर भी रोकथाम हो, और बहुत मुमकिन है कि इस ऐड को हटाने की भी अपील की जाए आम आदमी पार्टी की ओर से। बिल्कुल आपने यश ठीक कहा कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर कई खुलासे करे, कई आरोप लगा रही है, और अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी कुछ भी करने की कोशिश करती है तो उल्टा उस पर बूमरैंग हो जाता है। जैसे उन्होंने पहले एक नारा दिया था, वो उल्टा ही उन पर भारी पड़ गया था, और अब जब उन्होंने सड़कें दिखाई तो फैक्ट चेक करके पता चला आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो सड़कें जो है फरीदाबाद की, यानी कि फरीदाबाद हरियाणा में आता है। इस बीच अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार जो है अब चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। वो लगातार कई गारंटियों की घोषणा कर चुकी है, और अब एक बार फिर उन्होंने रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक अमाउंट, मतलब एक पैसे देने का ऐलान किया है, और कई चीजों का भी ऐलान किया है। क्या है पूरा चीजें बताइए आप जरा हमारे यश। जी बिल्कुल मानसी, देखिए 5 गारंटियों का ऐलान करने वाली थी कांग्रेस, जिसमें से 3 गारंटियों का ऐलान वो कर चुकी है। पहला, जिसको हमने इसी कार्यक्रम में डिस्कस किया था, प्यारी दीदी योजना, हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही गई थी। दूसरा था 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, इसका भी इन्होंने ऐलान किया था, और ये पहले दिन डीके शिव कुमार जो है उन्होंने इसका ऐलान किया था, दूसरी बार अशोक गहलोत ने हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया। तो हर दिन कोई एक बड़ा नेता जो है वो नई गारंटी का ऐलान कर रहा है मानसी। अब कल सचिन पायलट ने तीसरी गारंटी जो है कांग्रेस की, उसका ऐलान किया मानसी, जो दिल्ली के पढ़े लिखे बेरोजगार है, नॉट एवरी बेरोजगार की, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, जो अशिक्षित रह गया, उसको इस लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। पढ़ा लिखा बेरोजगार जो 10वीं 12वीं की शिक्षा कर चुका है लेकिन उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है, ग्रेजुएशन कर चुका है उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, उनको हर महीने 8500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है कांग्रेस ने। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं। आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए, इसकी इसमें बाध्यता रखी गई है कि आपका रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हो, और इसके साथ ही साथ आप पढ़े लिखे बेरोजगार वाली जो बात कही गई कि आप शिक्षित हों, हर किसी को नहीं मिलेगा। तो 8500 रुपए कहीं ना कहीं एक तरह से राहत का काम करेगा। और अगर कोई युवा, कोई बेरोजगार युवा आगे किसी परीक्षा की भी तैयारी कर रहा है, या उसे अपनी किताबें चाहिए, जो भी शैक्षणिक स्टेशनरी चाहिए उसे, उसमें भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करता हुआ दिख सकता है मानसी। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर हम बात करें दर्शकों दिल्ली चुनाव को लेकर, तो दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। जहां आम आदमी पार्टी लगातार गारंटी की घोषणा कर ही रही है, तो अब कांग्रेस भी लगातार रोजाना कोई ना कोई गारंटी की घोषणा कर ही रही है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अभी चुनावी मैदान में ठीक से उतरती हुई भी नजर नहीं आ रही है। उसके कैंडिडेट भी अभी पूरी लिस्ट वो जारी नहीं कर पाई है, 2 ही लिस्ट उसने अभी तक जारी की। और इसी के साथ अगर गारंटी की बात की जाए, तो बीजेपी की तरफ से कोई भी गारंटी की ऐसी घोषणा करती हुई वो नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ देखा जाए तो दिल्ली में जो है बीजेपी यानी कि एनडीए, वो उनमें फूट दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके जो सहयोगी दल हैं, जिसकी वजह से केंद्र में सरकार बनी है बीजेपी की, तो वो जो है दिल्ली में अपने अपने उम्मीदवार अलग से उतार रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे यश कि दिल्ली चुनाव में एनडीए में आखिर फूट क्यों नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए एनडीए जो है, केंद्र में जो एनडीए की सरकार, उसमें बहुत सारे दल शामिल हैं, ये हम सब जानते हैं, और पूरे देश भर से ये दल शामिल हैं। वहीं बिहार में भी बात करें, बिहार में भी एनडीए की सरकार, बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल हैं वो शामिल होकर वहाँ सरकार चला रहे हैं। लेकिन जहाँ दिल्ली की बात करें मानसी, तो दिल्ली का जो किला है वो बीजेपी लगभग 2.5 दशक से भेद नहीं पाई है। तो इसको लेकर जो एनडीए के बाकी जो दल हैं वो कहीं ना कहीं
अलग अलग स्वतंत्र रूप से दिल्ली के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और इसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि जो एनडीए में टूट की जो आशंका जताई जा रही थी, जब से लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा फेल हुआ और 240 पे ये आकर सिमट गए, तब से ये कहा जा रहा है कि एनडीए में कहीं ना कहीं अंदर कोई ना कोई खटपट चल रही है। ऐसा लग रहा है कि यह पहला एपिसोड अब देखने को मिल रहा है जिसमें एनडीए में जो दरार रही है वो खुलकर सामने आ रही है। यानी जो दल साथ में केंद्र में बैठे हुए हैं या किसी बिहार में बैठे हुए हैं किसी राज्य में, वो अब अलग अलग उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी क्या इसको यह माना जाए मानसी कि अब उन दलों का बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं रहा? क्या वो ये समझ गए हैं कि अब बीजेपी जो है अकेले दम पे तो दिल्ली में चुनाव जीत नहीं पा रही है, तो इसलिए वो दल अगर साथ में मिलकर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनकी भी दाल नहीं गलेगी और वो भी हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने बीजेपी से अब कॉन्फिडेंस जताना छोड़ दिया है। कुछ दलों की हम बात करते हैं, ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे देखिए और क्या क्या होता है। अब बात करते हैं एनसीपी अजित पवार की, महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी हैं ये, और इन्होंने 11 प्रत्याशी अभी तक उतारे हैं और संभावना ये जताई जा रही है मानसी कि अगली लिस्ट में 25 से 30 प्रत्याशी और उतारेंगे। यानी जितनी सीटें लगभग आधे प्रत्याशी तो ये उतारेंगे ही उतारेंगे, अलग से लड़ेंगे, बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे, भले ही आप महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी हैं ये महायुति सरकार में। इसके साथ ही साथ आप रामदास आठवले को देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, केंद्र सरकार में सहयोगी हैं। इन्होंने 15 प्रत्याशियों का ऐलान किया। महाराष्ट्र में इनके साथ क्या हुआ, क्या धोखा हुआ, ये सब जानते हैं। इन्होंने चुनाव से पहले मीटिंग की थी फडणवीस से और ये कहा था, एकनाथ शिंदे से मीटिंग की थी और कहा था कि सरकार आपकी बनती है तो हमें कम से कम एक सीट एक मंत्रालय तो दे दीजिए। लेकिन जब सरकार बनी, मंत्रालयों का बंटवारा हुआ तो आठवले को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, उनको कुछ नहीं मिला। जबकि ये उम्मीद जता रहे थे कि मैं तो केंद्र में सहयोगी हूं, कम से कम कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन यहाँ इनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। और एकनाथ शिंदे का भी क्या हश्र हुआ वो हम सब ने देखा। तो यहाँ पे आठवले ने भी अलग से 15 प्रत्याशी उतारे हैं, आगे हो सकता है और भी उतारे। लेकिन 2 और लोग हैं ऐसे मानसी जो लाइन में हैं अभी। एक है जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, केंद्र में सहयोगी हैं, ये केंद्रीय मंत्री भी हैं। और इसके साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उसमें जो उत्तराधिकारी उनके बने और अब अध्यक्ष हो गए हैं चिराग पासवान, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये लोग भी अलग अलग प्रत्याशी उतारेंगे। यानी ये पार्टियां एनडीए के होकर भी बीजेपी के साथ लड़ने को तैयार नहीं है। इसकी 2 प्रमुख वजह है मानसी। पहला तो ये है कि इनको मालूम है कि एनडीए का हिस्सा रहकर हम केंद्र में तो बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र में भी अब जो बीजेपी है वो कमजोर हो चुकी है। और जब दिल्ली में बीजेपी अपने दम पर यहाँ सरकार नहीं बना पा रही है तो बीजेपी के साथ रहकर हम अपनी भद्द क्यों पिटवाएं, हम अपना वोट शेयर कम क्यों करवाएं। इसलिए इनको अब बीजेपी पर कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। पहली चीज तो ये है। इसके साथ ही साथ आप देखिए क्षेत्रीय पार्टियों का जो हश्र करती है बीजेपी मानसी, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं समझ गए अगर हम सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी बनकर रहते और हर राज्य में सिर्फ बीजेपी को सरकार बनाने में समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वही हाल होगा जो शिरोमणि अकाली दल का हुआ या बीजू जनता दल का हुआ, और भी जो जैसे शिवसेना 2 फाड़ हो गई, तो बीजेपी यही हश्र करेगी हमारा भी, तो उनको भी अपने भविष्य का डर सताने लगा है। तो एक जो वर्चस्व की लड़ाई है और एक सिक्योरिटी होनी चाहिए और सिर्फ हम एक राज्य का दल बनकर सीमित ना रह जाएं, इसको देखकर भी ये जो पार्टियां कहीं ना कहीं अब उनके कान खड़े हो गए और वो इस तरीके का काम कर रही है। और इसको लेकर अब बीजेपी कंफ्यूजन में है मानसी कि हम अपने आगे आम आदमी पार्टी से लड़े, कांग्रेस से लड़े या अपने ही दलों से लड़े। जी, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर जो नेता हैं वो भी आपस में लड़े जा रहे हैं, कि बीजेपी की पार्टी के अंदर के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं सीट को लेकर, इसी वजह से ये खबरें सामने आ रही हैं कि इस वजह से बीजेपी जो है जल्द लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई है। जी देखिए, आप देखिए ना, जब आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 नाम का पूरा ऐलान कर दिया, सारी लिस्ट जारी कर दी, तब तक बीजेपी की एक भी लिस्ट नहीं आई थी। उसके बाद कांग्रेस बाजी मार ले जाती, कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, उसमें 29 उम्मीदवारों के नाम थे। उसके बाद और भी लिस्ट जारी की कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी को बड़ी देरी हो गई लिस्ट जारी करने में। यानी एक तरह से उसको मालूम है कि यहां हारने वाली, तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रही है, फर्ज अदायगी कर रही है कि चलो नाम मात्र का चुनाव लड़ लेते हैं क्योंकि यहां दाल तो गलने वाली है नहीं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है सीट, आप जैसा बिल्कुल सही कह रही हैं, आपकी जो लिस्ट है अभी तक बीजेपी की पूरी लिस्ट आई नहीं है 70 के 70 नामों की। तो उसके पीछे बात यही कही जा रही है मानसी कि ऐसे ऐसे विवादित नाम हैं इनके पास जिनको मैदान में उतारें तो भद्द पिटती है, नहीं उतारें तो फिर किसको उतारें, इनके पास चेहरे नहीं है। और अंदर ही अंदर सिर्फ उटवल भी चल रहा है, लोग सीट के लिए लड़ रहे हैं और अगर उनको मनमाफिक सीट नहीं मिलेगी तो चुनाव से पहले ही ऐसी खबरें भी आ सकती हैं कि वो बीजेपी छोड़ने का मन बना सकते हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो तैयार हैं बीजेपी के लोगों को वेलकम करने के लिए जो भी छोड़कर आना चाहते हैं। तो बीजेपी एक तरह से बहुत पसोपेश की स्थिति में, यहाँ उनके पास उतारने के लिए ढंग के प्रत्याशी नहीं है और जिनको टिकट देना है वो आपस में लड़े मरे पड़े हुए हैं कि हमें टिकट दो, हमें टिकट दो। तो यहाँ पे बीजेपी अपनों से भी लड़ रही है और सामने जो इसकी चुनावी पार्टियां हैं वहां भी लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने आज हमको तमाम जानकारी दी इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आज हमारे इस